ठीक है। तो सॉल्ट को यूज किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब इसके लिए एक स्पेशली एक मार्च के नाम से भी जाना गया, इसको दांडी मार्च भी बोला गया। दांडी मार्च इसलिए बोला गया क्योंकि दांडी एक जगह थी गुजरात की जहां तक जाया गया था। ठीक है, सी कॉस्ट पर जाया गया महात्मा गांधी के द्वारा और बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया। वहां जाकर के इन्होंने नमक बनाया। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या था कि सॉल्ट मार्च क्या किस रीजन से स्टार्ट करा गया। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा उस टाइम के वॉइस राय इरविन को। ठीक है, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कुछ 11 डिमांड्स करी। ये जो 11 डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स जो थी, वो हर एक सेक्शन से, हर अलग अलग क्लास से, अलग अलग कास्ट से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, पीजेंट्स से, रूरल एरिया से और अर्बन एरिया से, हर किसी से रिलेटेड कुछ 11 डिमांड्स रखी गई। ठीक है, तो अगर इन डिमांड्स को देखा जाए तो कोई भी डिमांड जो है उस टाइम तक तो नहीं मानी गई थी। ऊपर से क्या किया गया था, सॉल्ट के ऊपर टैक्स अलग से लगा दिया गया था। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो यहाँ स्टेप उठाया उसमें क्या था कि सॉल्ट के ऊपर लगाया जाने वाला जो टैक्स है इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने एक और लेटर लिखा जिसमें अल्टीमेटम दिया गया। महात्मा गांधी's लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम if the demands were not fulfilled by 11th March. The letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March, campaigned by 78 of his ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। 78 उसके फॉलोवर्स थे, वॉलंटियर्स थे जो उसके साथ सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ प्रेजेंट थे। ठीक है, इसमें ये कह रहे द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। ठीक है, साबरमती आश्रम से और दांडी के कोस्टल टाउन तक 240 माइल्स तक ये पैदल चले थे। ठीक है, इसमें बता रहे हैं वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. ठीक है, कि महात्मा गांधी ने मतलब इसके साथ साथ ये जो यात्रा थी इसके साथ साथ लोगों को संबोधित भी किया, उनसे बात भी करी, उनको बताया कि मेरा स्वराज का मतलब क्या है और आपको पीसफुली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना है, आपको वायलेंस नहीं करनी है। On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law, manufactured salt by boiling the sea water. समुद्र के पानी को उबाल करके उन्होंने नमक बनाया और कानून को तोड़ा। This marked the beginning of civil disobedience movement. How was this movement different from non-cooperation movement? People were now asked not only to refuse cooperation, मतलब वही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नॉन कॉपरेशन का सेकंड फेज हो सकता था, बट उसको पहले ही बीच में वापस ले लिया गया, तो इसको एक सेपरेट मूवमेंट का नाम मिल गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें वही बता रहे कि नॉन कॉपरेशन में तो सिर्फ इतना बोला था कि कॉपरेट नहीं करना, बट इसमें ये बोला गया कि आपको डिसओबे करना है, उनके लॉज को नहीं मानना है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब गांधी जी ने ऐसा किया तो जितने लोग उनको सुनने के लिए आते थे तो वो सारे लोग भी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए और उन लोगों ने भी अलग अलग जगह पर यही करना स्टार्ट कर दिया कि सॉल्ट का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अलग अलग चीजों को बाइकआउट कर रहे हैं, लॉ को नहीं मान रहे हैं, किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पूरे तरीके से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को डर लगने लग गया कि भैया ये तो बात हमारे हाथ से चली गई है। तो अब होता है ना कि जब किसी के हाथ से कोई बात चली जाती है तो वो उतावला हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ये भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इन्होंने क्या किया, लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लीडर्स को, उनके फॉलोवर्स को, सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद एक अरेस्ट हुआ जो था अब्दुल गफ्फार खान का। ये जो अब्दुल गफ्फार खान था ये महात्मा गांधी का बहुत ही डिवोटेड डिसिपल था, बहुत ही जैसे कहते हैं ना बहुत ही सबसे करीबी चेला कह सकते हैं, सबसे करीबी चेला था ये। ठीक है, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया, हमले करने स्टार्ट कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है,
तो उधर से पुलिस ने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे। इसके साथ बता रहे हैं, मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolizes British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. ठीक है कि लोगों ने किया, फिर उधर से ब्रिटिशर्स ने किया, तो बहुत ज्यादा जो महात्मा गांधी का मेन मुद्दा था कि भैया वायलेंस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, उसका तो बस इन्होंने सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होने लग गई, तो महात्मा गांधी ऑब्वियस सी बात है, जब भी वायलेंस हुई है तो उन्होंने क्या किया, अपने मूवमेंट को बीच में ही रोक दिया। तो यहाँ भी ऐसा ही किया गया, मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, और इरविन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज में ये आ गए, जिसको इरविन गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। ये क्या था, इसमें था एक जो राउंड टेबल मीटिंग जिसका पहले भी जिक्र हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जो कि ब्रिटेन में होनी थी, उस पे गांधी ने अपनी अप्रूवल दे दी कि मैं उसमें शामिल होऊंगा। ठीक है, जबकि कांग्रेस जो थी उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब राउंड टेबल मीटिंग हुई, बट ऑब्वियस सी बात है, जैसा पहले लोगों ने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि उसमें कोई डिसीजन नहीं होगा, तो सेम इसमें हुआ कि जो राउंड टेबल मीटिंग थी वो बीच में ही रुक गई और इसमें कोई डिसीजन नहीं हो पाया, कोई सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये भी अपना जो मोशन था वो खो चुका था और सब खत्म होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसमें कह रहा है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ मूवमेंट। अब जो पार्टिसिपेंट थे वो मूवमेंट को किस तरीके से देखते थे, इसमें कह रहा है इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन मूवमेंट, बीइंग producers of commercial crops. They were very hard hit by trade depressions and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. And the refusal of government to reduce the revenue demand lead to widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in boycott programs. For them, the fight of Swaraj was a struggle against high revenue. ये बता रहे हैं कि मतलब सबका अपना अपना अपनी ढपली अपना राग था, सब अपने फायदा देख रहे थे। तो ये जो लोग थे, जो पट्टीदार थे या फिर जो बिजनेसमैन थे, जो कमर्शियल लोग थे, जो कमर्शियल क्रॉप्स करते थे, क्रॉप उगाए उसको बेच दिया, तो उन लोगों का क्या दिक्कत थी कि डिप्रेशन होने की वजह से प्राइसेस फॉल हो गए, उनके पास इनकम थी नहीं, गवर्नमेंट रेवेन्यू मांग रही थी, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू की डिमांड ये पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो इनके पास एक ऑप्शन आ गया, ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें क्या फायदा हो सकता है कि अगर हम जीत गए, मतलब अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारी जो हाई रेवेन्यू है ये इससे हम बच जाएंगे। तो इनका मुद्दा वो नहीं था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, इनका मुद्दा क्या था कि हमें हाई रेवेन्यू से बचना है। ठीक है, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो उस टाइम पर जब मूवमेंट रुका तो उनके लिए तो कोई बेनिफिट की बात हुई ही नहीं, रेवेन्यू तो उतना का उतना ही रहा, तो वो लोग हो गए पूरे तरीके से डिमोटिवेट। तो जब दोबारा इसको स्टार्ट किया गया तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं भैया, हमें तो कोई फायदा होता नहीं है, तो हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये रिच की बात हो गई, अब पुअर की बात करते हैं। द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड्स, मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। As the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to landlords to be remitted. They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists, apprehensive of rising issues that might upset the rich peasants and landlords. Congress was willing to support no rent campaign in most places. So the relationship between the poor peasants and Congress remained uncertain. जो गरीब लोग थे उनका अपना मुद्दा था, उन लोगों को
जो टैक्स था उसको तो कम करना ही करना था, उसके साथ साथ जो पुराना टैक्स उनका बकाया हो गया था वो चाहते थे कि उसको भी माफ कर दिया जाए। अब कांग्रेस जो थी वो तो ऐसा तो कुछ उसने नहीं प्रॉमिस करा कि भाई हम रेंट कम करा देंगे या ये कैंपेन जो है रेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो देश को आजाद कराना चाह रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के रूल को खत्म करना चाह रहे थे। तो यहाँ से जो पीजेंट्स थे वो भी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे इस मूवमेंट से, उनको भी ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास की बात करें तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो जीडी बिरला थे या फिर जो उस टाइम के जो बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे उन लोगों ने फिर भी सपोर्ट किया, फाइनेंस प्रोवाइड करा। ठीक है, तो वो सारा आपको इस वाले पैराग्राफ में मिलेगा। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट the civil disobedience movement during the First World War? Indian merchants and industrialists had made huge profits and become powerful. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. To organize business interests, they formed the Indian Industrial Commercial Congress in 1920, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries (FICCI) in 1927। यहाँ से ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, या फिर अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना इनको। फुल फॉर्म भी आ सकती है और डेट भी आ सकती है, और किसने उनको लीड किया वो भी आ सकता है। लीड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अट्रैक्ट colonial control नहीं attacked the colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। मतलब वही है कि वो लोग अट्रैक्टेड थे कि भाई हम क्या करते हैं, हम भी कर लेते हैं इसमें सपोर्ट ताकि हमें भी कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, कुछ डॉलर के साथ या फॉरेन एक्सचेंज के, मतलब डॉलर सॉरी कह रही हूँ, उस टाइम पे जो ब्रिटेन की जो करेंसी थी उसकी और रुपी की रेशियो जो है कुछ ऐसी हो जाए जिससे इंपोर्ट डिस्करेज हो जाए और इंडियन गुड्स को ज्यादा प्रमोशन मिले ताकि उनको फायदा हो सके। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू buy or sell imported goods, but most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। But after the failure of Round Table Conference, business groups was no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business, as well as of the growing influence of socialism amongst the young members of the Congress। मतलब वो लोग जो थे ज्यादा खुश नहीं थे राउंड टेबल मीटिंग के फेल होने की वजह से। उनको बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि एक तो दंगे बार बार हो जा रहे थे जिसकी वजह से उनके नॉर्मल ऑपरेशंस में उनको दिक्कत आ रही थी, और दूसरी चीज जो कांग्रेस के यंग लोग थे वो सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो उससे भी वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। एज इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलोव। But in spite of that, some workers did participate in civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were strikes by railway workers in 1930, dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस के क्लोजर जब आए तो फिर कैसे कैसे क्या होना स्टार्ट हुआ। जो वर्कर्स थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा। रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने 1930 में स्ट्राइक करी, डॉक वर्कर्स जो थे उन्होंने 1932 में करी, और इन लोगों ने कैसे दिखाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने गांधीयन कैप जो थी वो पहननी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है बट द कांग्रेस वाज reluctant टू इंक्लूड वर्कर डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द
एंटी इंपीरियल फोर्सेस। चलो बेटा मैं आज यहीं स्टॉप कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं बोला जा रहा है।